हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लेसन नंबर 3 का विश्लेषण करने वाले हैं। तो इसमें आदिकालीन परिस्थितियों का विवरण दिया गया है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि जो टॉपिक क्वेश्चन में पूछा गया है उसके साइड हेडिंग्स क्या हैं। जैसे इसका देखिए 3.2 का साइड हेडिंग क्या बनेगा। ठीक है, तो इसका साइड हेडिंग बनेगा अर्थ और स्वरूप के बारे में पूछा गया है। तो अर्थ का अलग से कोई साइड हेडिंग नहीं है, लेकिन हम लिखते समय एक साइड हेडिंग रखेंगे आदिकाल का अर्थ, वो एक साइड हेडिंग बन जाएगा। उसमें हम लिखेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक और साइड हेडिंग रखेंगे स्वरूप। ठीक है, और स्वरूप का थोड़ा विवरण दे देंगे। फिर उसके बाद उसमें ही उसको हम कहते हैं डिवीज़न, मतलब एक साइड हेडिंग में अलग अलग सब साइड हेडिंग्स आते हैं। जैसे स्वरूप में देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एक उसके अंदर एक साइड हेडिंग बनेगा, फिर काल सीमा नामकरण। इस प्रकार से हम जो साइड हेडिंग्स होते हैं उसका डिवीज़न करते हैं। ठीक है, तो डिवीज़न करने से क्या होता है कि जो आपका आंसर बुकलेट चेक करता है उसको अच्छे से समझ में आता है कि आपने जो आंसर दिया है उसमें आपने क्या समझाने का प्रयास किया है, वो उसको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आदिकाल के अर्थ और स्वरूप में। तो इसका अर्थ और स्वरूप जो है यहाँ पे दिया गया है वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, दोनों का मिला के एक ही पैरा में इन्होंने कंप्लीट किया है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आदिकाल है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी साहित्य धारा का प्रारंभिक या पहला कालखंड जहाँ से उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, आदि का मतलब होता है प्रारंभ करना। ठीक है, तो ये काल जो है हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल माना जाता है, इसीलिए इसको हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। वैसे आदिकाल का एक और नाम भी है, उसको हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। उसका भी एक कारण है। वो कारण यह है कि इस काल में वीर रस प्रधान रचनाओं की रचना हुई। मतलब ऐसे बहुत से काव्य देखने को मिलते हैं इस काल में, जिसमें जो वीरता है, वीरता का वर्णन है। ठीक है, तो ये एक गुण है इस काल का। इसी प्रकार सेकंड लाइन देखिए, यो आदिकाल के वास्तविक स्वरूप को जान लेना सहज नहीं है, किंतु भारतीय चिंतन धारा के ठीक है, तो यहाँ से किंतु भारतीय चिंतन धारा के उस महत्वपूर्ण काल के रूप में इसे जाना जा सकता है जहाँ परस्पर विरोधी तत्वों को एक साथ देखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, तो राजनीतिक उथल पुथल, विदेशी आक्रमण, दो संस्कृतियों के मिलन का परिवेश वहाँ है। अब आदिकाल में क्या हो रहा है वो बताया जा रहा है। तो वैसे तो हमने अर्थ को पहले स्पष्ट कर दिया कि आदिकाल का मीनिंग क्या होता है, अब स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आदिकाल में बहुत विरोधी तत्व एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हमारा जो सिद्ध साहित्य है, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के वज्रयानी शाखा से निकलकर बना है, तो उसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। ठीक है, जैसे सिद्ध साहित्य में जाति का विरोध किया गया, सभी समान हैं ऐसा वो लोग भी मानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बाह्य आडंबरों का विरोध, जैसे आप भगवान को मानते हैं तो मन से पूजा कीजिए। ठीक है, तो बाहरी दिखावा
सिद्ध लोग मतलब सिद्ध लोगों को वो सब पसंद नहीं होता है। वो कहते हैं कि जो भी है आंतरिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छी बातें हैं। और अ, और थोड़ा आगे चल के सिद्ध साहित्य में क्या हुआ कि कुछ समाज विरोधी तत्व भी उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे उनमें ऐसा मानना है कि जो स्त्री है, तो जो उस स्त्री का जो मतलब उससे मिलन होने से ही एक प्रकार का ज्ञान मिलता है, ऐसा करके वो लोग मानते थे। तो बहुत मतलब ऐसे कुछ उसमें संप्रदाय हैं, सिद्ध संप्रदाय में कुछ समाज विरोधी बातें भी देखने को मिलती हैं। इस कारण से ही वो लोग जो है विभिन्न प्रकार के जो स्त्री है उसका वो लोग मतलब अपने योग के लिए उसका संसर्ग करते थे। तो वो बात जो है वो थोड़ा मतलब समाज विरोधी रहा। इसी कारण आगे चल के सिद्ध संप्रदाय का पतन हो गया। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत विरोधी तत्व इसमें देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार अब आप देखिए, जैसे रासो साहित्य है, ठीक है, तो उसमें राजस्थानी जो साहित्य है उसमें वीरता का वर्णन है। एक तरफ देखिए, एक तरफ है योग साधना। ठीक है, सिद्ध साहित्य में भी योग साधना है, नाथ साहित्य में भी है, योग साधना है। फिर दूसरी तरफ वीरता का वर्णन है, और एक तरफ है संस्कृत साहित्य का, उसका प्रभाव भी है आदिकाल में। तो बहुत सारी बातें हैं जो विरोधी, एक दूसरे की विरोधी हैं, लेकिन एक साथ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, और फिर राजनीतिक उथल पुथल। अब आदिकाल को जो है कुछ लोगों ने 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है ऐसा मानते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि 10वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है ऐसा मानते हैं। जो भी हो, हम मतलब एस्टिमेशन के रूप में 7वीं शताब्दी से इसका प्रभाव प्रारंभ हो गया था ऐसा मान के चलिए। ठीक है, तो राजनीतिक उथल पुथल उस समय अधिक रहा, 7वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक, जो हम एस्टिमेशन के रूप में अपभ्रंश का भी टाइम मान के चले थे। ठीक है, तो उस समय क्या था कि हर्षवर्धन जो राजा थे उसका प्रभाव अधिक था। 7वीं शताब्दी से उसका थोड़ा हमको मिलता है समय, तो हर्षवर्धन का प्रभाव अधिक था। तो उस समय बौद्धों को बहुत प्रोत्साहन मिला था, राजनीतिक रूप से भी राज्य का जो मतलब प्रोत्साहन मिलता है, तो कोई भी धर्म अच्छे से विकसित होता है। ठीक है, तो वो हर्षवर्धन का समय लगभग 7वीं या 8वीं शताब्दी माना जाता है। तो वो थोड़ा इसके कारण भी स्थिरता आई बौद्ध धर्म के विकास में। लेकिन बाद में क्या हुआ, राजनीतिक उथल पुथल प्रारंभ हो गया था। इसका मतलब क्या है, 7वीं शताब्दी तक आप अच्छे से एक बार इतिहास को देखें तो आपको समझ में आना चाहिए कि 7वीं शताब्दी से पहले विदेशी आक्रमण जो थे वो भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे पश्चिमी क्षेत्र मतलब वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, जो पाकिस्तान था, अभी का जो पाकिस्तान है, तो वहाँ के बहुत से क्षेत्रों पर विदेशी आक्रमण होते रहे। अब हिंदू जो साम्राज्य थे वो भारत देश में बहुत बड़े भूभाग पर थे। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी बहुत जो हमारे साम्राज्य हैं हिंदू साम्राज्य ही थे। हर्षवर्धन का जो राज्य का जो उनकी जो राज्य की सीमा है वो भी पाकिस्तान तक जाती है। ठीक है, तो विदेशी आक्रमण 7वीं शताब्दी तक होते रहे,
लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली भारत देश में आने की। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद या 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में क्या हुआ कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे, विशेष रूप से जो मुसलमान शासक थे, ठीक है, तो जो मुसलमान शासक थे वो भारत में आने लगे, ठीक है। तो पश्चिमी भारत मतलब अभी का जो पाकिस्तान है वहाँ से होते हुए वो लोग भारत में आ गए, ठीक है। तो छोटे छोटे साम्राज्य पहले लिए, फिर उसके बाद बड़े बड़े साम्राज्य बना दिए उसको मुसलमान शासकों ने। तो इस प्रकार राजनीतिक उथल पुथल होता रहा। तो वही बात है, मतलब आदिकाल के बारे में जब हम बात करते हैं तो थोड़ा इतिहास को भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब होता रहा। अब विदेशी आक्रमण होते रहे, इस कारण ही ऐसा माना जाता है कि आदिकाल में वीर गाथा जो रचनाएं हैं वो अधिक हो गई, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी आ गए। तो यहाँ के जो लोग पहले से रहते थे, जो राजा महाराजा लोग थे, वो युद्ध करने लगे, ठीक है। 7वीं शताब्दी से आप 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहास को देख लीजिए तो आप पाएंगे कि जो राजा महाराजा लोग थे वो युद्ध करने लगे। तो 10वीं शताब्दी तक क्या हुआ कि ये लोग जब युद्ध के लिए जाते थे तो कवि लोग उनको प्रोत्साहित करने के लिए काव्य लिखते थे, ठीक है। जो सेना होती थी उसको प्रोत्साहन देना है तो अच्छे से कोई अच्छा वीर काव्य लिखो, है ना। तो वो लोग प्रोत्साहित होकर युद्ध में जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आदिकाल में वीरता संबंधी काव्यों का प्रचलन अधिक हो गया, ठीक है। मतलब अलग अलग प्रकार के जो प्रेम काव्य हैं उसमें भी वीरता देखने को मिलती है, ठीक है। इसी को हम रासो साहित्य के नाम से जानते हैं। रासो साहित्य कुछ नहीं है, खाली सरल भाषा में समझाऊं तो जो राजस्थान, मुख्य रूप से जो राजस्थानी आपकी मतलब वहाँ पे जो भी घटनाएं हुई हैं, वहाँ का जो भी इतिहास रहा है, उसी पर आधारित काव्य है रासो काव्य, ठीक है। तो उसमें रासो काव्य में अधिक रूप से प्रेम कहानी, युद्ध वर्णन, ये दोनों अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात है। और फिर देखिए दो संस्कृतियों के मिलन का परिवेश वहाँ है। अब यहाँ पे दो संस्कृति कौन है, सहज बात है। हिंदू धर्म और जो इस्लाम धर्म है, दोनों संस्कृतियों का मिलन होने लगा आदिकाल में। जब देखिए कि जब 14वीं शताब्दी आया तो उस काल तक क्या हुआ कि जो मुसलमान साम्राज्य थे वो थोड़े बड़े हो गए थे और स्थिर होने लगे थे, ठीक है। तो उत्तर भारत में मुसलमान साम्राज्य बहुत प्रभावशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर आया 14वीं शताब्दी तक। मतलब 10वीं शताब्दी ऐसा समय था जब संघर्ष होता रहा और 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक जाते जाते मुसलमान शासक थोड़े शक्तिशाली बन गए, ठीक है। तो इस प्रकार आदिकाल में दो अलग अलग धार्मिक या सांस्कृतिक लोग जो थे उनका मिलन हुआ, तो इस कारण से थोड़ा संघर्ष भी हुआ, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली में लाइन तो छोटा है लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए इतना कहानी आपको बताना पड़ा, जो भी हो। तो अशांति और ठीक है, तो अशांति और बिखराव से भिन्न भिन्न सामाजिक स्थिति, विविध धर्म, संप्रदाय, दर्शनों का फैलता प्रभुत्व भी वहाँ है। अब केवल हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म ही नहीं है,
और भी बहुत सारे विचारधारा आपको आदिकाल में देखने को मिलेगा। जैसे जैन कवि हैं हमारे, ठीक है, तो उनका जो विचार है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो मतलब आदिकाल में बहुत अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं एक साथ देखने को मिलती हैं। फिर उसी प्रकार जन सामान्य को आकर्षित भ्रमित करते टोना टोटके, तंत्र मंत्र, जादू चमत्कार और जैन वैष्णव शैव कापालिक शक्ति सिद्धनाथ आदि कई धार्मिक संप्रदाय, बहुत सी प्रवृत्तियां इसी युग के समग्र साहित्य में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे संप्रदाय हैं, मतलब विचारधाराएं हैं, वो सभी एक साथ देखने को मिलेंगी। इसी को बेस बना के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोध स्वतो व्याघातों का युग कभी आया होगा। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कोटेशन है। ये कोटेशन आप लिख सकते हैं एग्जाम में रेफरेंस के रूप में। ठीक है, मतलब इतना ही है कि बहुत संघर्ष का समय रहा है आदिकाल। ठीक है, क्योंकि बहुत अलग अलग विचारधाराएं एक साथ खड़ी हो गई, तो उनमें आपस में तो संघर्ष रहा ही, जनता में भी एक प्रकार से एक असमंजस की स्थिति बनी रही। ठीक है, तो इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गईं।